महाराजा गंगा सिंह नहर लेके आए थे, इसलिए नहर का नाम है गंग नहर। क्या नाम है? 27 में आई थी गंग नहर। कब आई थी? हुआ क्या था कि अपने छपनिया अकाल पड़ा था। छपनिया अकाल सुना है कभी? 1899 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? विक्रमी संवत का 1956 चल रहा था। विक्रमी संवत जो होता है वो हमारे वाले अंग्रेजों वाले कैलेंडर से 57 साल आगे होता है। कितने साल आगे होता है? कि अंग्रेजों वाले कैलेंडर में जो कुछ चल रहा है उससे 57 साल आगे क्या चलता है? अपना विक्रमी। इसका जो मम्मी गांव में यूज लेती है, चैत बैसाख जेठ साठ, मम्मी वाला जो कैलेंडर है, मम्मी अपने से कितने साल आगे है? तो मम्मी वाला कैलेंडर कितने साल आगे रहता है? 57। तो अंग्रेजों के कैलेंडर में चल रहा था 1899। क्या चल रहा था? 57 जोड़ो इसमें, 1899 57 जोड़ो क्या आएगा? 1956। तो गांव वालों के कैलेंडर में क्या चल रहा था? 1956। उस साल भयंकर अकाल पड़ा, इसलिए अकाल को बोलते हैं छपनिया काल। क्या बोलते हैं? वो छपनिया काल के अंदर, और बीकानेर में नदियां थी नहीं, नदियां नहीं थी, तो बीकानेर में अकाल और भयंकर पड़ा। तो राजा को लगा कि यार ऐसे इतने बड़े बड़े अकाल पड़ते हैं, कैसे पार पड़ेगी अपनी। तो राजा को लगा कि अपने को पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि अपने तो पूरे बरसात पर आधारित है। बरसात नहीं होगी तो अपने क्या पड़ जाएगा? अकाल। पर पानी की व्यवस्था कहाँ करो? नदियां हो तो नहर ले जाओ, लेकिन नदियां ही नहीं है आपके पास। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, अपने अंग्रेजों के साथ बहुत अच्छी बनती। राजा गंगा सिंह अंग्रेजों के साथ बहुत अच्छी बन रही थी। अंग्रेजों के पास पंजाब, पंजाब के टच करता हुआ बीकानेर। भाई गंगानगर और हनुमानगढ़ किस में आते थे? बीकानेर में। तो राजा ने कहा कि अंग्रेजों से बातचीत की कि अंग्रेजों, पंजाब में खूब सारा पानी है, आप पंजाब का पानी मुझे दे दो तो मैं क्या बना लूं मेरे नहर। अंग्रेजों ने पानी दे दिया, अंग्रेजों ने पानी दिया, गंगा सिंह नहर लेके, इसलिए नहर का नाम क्या हो गया? गंग। राजस्थान की पहली नहर कौन सी थी? 1927 में आई। किस साल आई? अब 27 में नहर आई थी। अब एक दूसरा लफड़ा, गंगानगर वाला जो अपना इलाका था, इस इलाके में जनसंख्या ज्यादा थी नहीं, लोग रहते नहीं थे यहाँ पे। अब नहर उस इलाके में आई तो उस इलाके में खेती करेगा कौन? तो राजा ने बीकानेर के, चूरू के, हनुमानगढ़ के जो किसान थे, इनको कहा कि चलो गंगानगर और वहां पे जाके खेती करो। तो अपने किसानों ने मना कर दिया। उनका ना कौन जाए, उजाड़ पड़ा है एकदम। वो सुनसान इलाके में ना बंदा ना बंदे दी जात, पानी पीले धरती का तो कबूतर मर जाए उससे, हम तो आज जाए निकल जाए। तो अब राजा फंस गया कि यार नहर भी लेके आ गए और खेती करने वाला भी कोई नहीं है। तो राजा वापस पंजाब गए और पंजाब के किसानों को कहा कि तुम चलो और मेरी खेती कर लो। कि पंजाब वाले किसानों को नहर की खेती आती थी, अपने वालों को नहर की खेती आती भी नहीं थी, तो कि तुम चलो और खेती कर लो। तो पंजाब के किसानों ने कहा भाई क्यों जाए, हम हमारे यहाँ बैठे हैं, तुम्हारे वहां जा खेती क्यों करें। तो राजा ने कहा मैं तुम्हें जमीन सस्ती दूंगा। जमीन क्या दे दूंगा? तो तुम्हारे यहाँ बताओ एक खेत कितने का है? तो कहा भाई एक खेत 10 लाख का है, कि वहां 10 खेत दे दिए, लो चल लो। इसलिए सारे के सारे किसान अपने खेती करने के लिए कहां से लाए? इसलिए गंगानगर में सिख ज्यादा है। गंगानगर में सिख बेल्ट है पूरा। तो सिख बेल्ट का कारण ये कि नहर जब आए थे तो सिख किसान लाए थे उधर से कि यार खेती तो करे। अब जरूरत राजा को है किसानों को है? राजा को है। तो किसानों ने कहा कि ठीक है 10 लाख में 10 खेत मिल जाएंगे, पर 10 लाख हमारे पास एक एक साथ तो ही नहीं। राजा ने कहा 1 लाख जमा कराओ डाउन पेमेंट, बाकी किस्तें देना। पहले थोड़े रुपए जमा करा तो बाकी किस्त में चुका देना किस्तों। तो किसानों ने कहा ठीक है, जमीन सस्ती भी मिल रही है, ज्यादा भी मिल रही है, किस्तों में मिल रही है, और आदमी क्या चाहे, यहाँ आगे खेती करने लगे। 27 में नहर आई थी, 28-29 के आसपास जाके यहाँ पे खेती होने लगती है। भाई खेत भी तो बनाने पड़ेंगे आपको। जमीन ऊंची नीची जमीन थी, किसानों ने आगे जमीन समतल की, नहरें वेरे अंदर तक गई। आपके 29 के आसपास जाके यहाँ पे खेती शुरू होती है। अब खेती शुरू हो गई। अब ये तो है नहीं कि इस साल आपने खेत समतल किया, इस साल पानी लगा, इसी साल बहुत अच्छी फसल हो जाएगी। फसल होने में 1-2 साल लगेगा टाइम। अब वो 1-2 साल अच्छी फसलें नहीं हुई, तब तक किस्तें आ गई। भाई इस बार मान लो मैंने 29 में मैंने खेती की, तो 30 वाली खेती मेरी अच्छी नहीं हुई, लेकिन किस्त तो आ गई राजा की। किस्त आ गई, मैं किस्त चुका नहीं पाया। किस्तों वाले मामले में सीधा है, यदि आप किस्त चुकाते हो तो रेट कम होती चली जाएगी, और यदि किस्त यदि नहीं चुकाते हो तो ब्याज बढ़ता जाएगा और वो ज्यादा होती जाएगी। तो किसान डूब गए। किसानों को लगा कि यार ये तो मामला गलत होता जा रहा है, आपने किस्तें नहीं चुका पाए तो ब्याज और चढ़ रहा है ऊपर। फिर राजा ने कहा भाई तुम सिंचाई करते हो तो सिंचाई का टैक्स लूंगा मैं। सिंचाई पे एक टैक्स लगाया, उसका नाम था आबियाना। क्या नाम था? आब। आब का मतलब होता है पानी। आब का मतलब क्या होता है? पानी पे जो टैक्स लगेगा वो कौन सा हो गया? आब पे जो टैक्स लगेगा उसका नाम क्या था? अभियान। सिंचाई कर। अभियान क्या होता था? तो सिंचाई कर लगा दिया, किस्तों के रुपए नहीं चुकाए जा रहे हैं, इसलिए गंग नहर क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन कर दिया। इसलिए आंदोलन का नाम क्या है? गंग नहर आंदोलन। क्या नाम है? पर राजा को पता था कि यार किसानों की आवश्यकता है, इसलिए राजा फटाफट गए किसानों के पास। हाँ भाई बताओ क्या समस्या है? कि सर किस्तें ड्यू हो गई, ब्याज ज्यादा लग रहा है। कि नहीं लगाएंगे, छोड़ो तुम तो खेती करो। ड्यू हो गई तो हो गई, अगली बार चुका देना, ब्याज तुमसे लिया नहीं जाएगा। सर ये आ भी आना लगा दिया, नहीं लेंगे। और बताओ कोई समस्या? और तो कोई समस्या नहीं। हाथों हाथ इनकी मांग तो मान ली गई थी, क्योंकि इनकी तो आवश्यकता थी अपने को पूरी तरह। तो गंग नहर आंदोलन कौन से नेताओं ने किया? नेता कौन कौन है? दरबार सिंह और करतार सिंह। नाम देखो दोनों सिखों जैसे नहीं लग रहे, है ना? तो सिख किसान थे। संगठन कौन सा बनाया?
गंगानगर साइड में किसान को जमींदार बोलते हैं। किसान को क्या बोलते हैं? नॉर्मली जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जमींदार का मतलब होता है सामंत। क्या मतलब? वो बहुत सारी जमीन हो जिसके पास, उसको क्या कहा जाए? जमींदार। पर गंगानगर साइड में किसान भले 2 बीघा जमीन है उसको भी क्या बोलेंगे? तो हो सकता है आपको कोई आपका दोस्त मिले और वो कहे कि मेरे पापा जमींदार है, आपको लगा अरे यार भयंकर पैसे वाला आदमी है तो। और फिर वो कहेगा यार पार पड़ ही नहीं रही, इस बार तो पापा ने रुपए ही नहीं भेजे। आपको लगा यार ऐसे कैसे हो रहा है, एक दिन तो कह रहा था मैं जमींदार हूं और आज कह रहा है मेरे पास पैसे भी नहीं है। तब आप समझना कि वहां जमींदार का मतलब नॉर्मल क्या होता है? किसान। इसलिए पंजाबी फिल्मों के अंदर, पंजाबी गानों में आता है मेरा बापू जमींदार किथों लेके देवे कार। आपको लगता है बापू जमींदार हेलीकॉप्टर खरीद ले? फिर कार क्यों लेनी है अपने, है ना? तो जमींदार का मतलब क्या था? नॉर्मल किसान। तो किसानों का संगठन है इसलिए नाम क्या है? जमींदार से याद रह जाएगा ये। और जवान आदमी है यार, है क्या वैसे? आज तो यूं घुटन भी नहीं है यार कमरे में, है? है? पहले भी हुआ था, है? पहले लाइट चली गई थी तब घुटन थी, वो असर अब हुआ है। भगवान, चक्कर वगैरह थोड़ी आ रहा है तुझे? है? चक्कर वगैरह आ रहा है? जो कमजोरी फील कर रहा है? पीजी का खाना भंडारा करवाए? वो कहते हैं सर एक बार भंडारा करते 1 महीने चल जाओगे। सर एनर्जी आ गई, एनर्जी आ गई। अच्छा आपको तो ये भी लगता होगा फीस ले लियो और भंडारा तो वही नहीं, है ना? हाँ करवाते हैं, करवाते हैं। हाँ 2 महीने हो गए? कैसे हो गए 2 महीने? बैच शुरू हुए कितने दिन हुए? हाँ अच्छा तू इसलिए बैच चेंज करके कि भंडारा हो जाए? इसने पहले बैच ज्वाइन किया, भंडारा नहीं हुआ, इसने कहा छोड़ दी कोचिंग, मैं नहीं जा रही कोचिंग, भंडारा तो होता ही नहीं है यहाँ पे। पढ़ाते पढ़ाते हैं खाली, ये कोई मतलब हुआ? तो पढ़ने के लिए लिया था एडमिशन, घर पे पढ़ाई नहीं होती हमारे। हाँ तभी मैं सोचूं, हाँ चलो भाई करवाएंगे, भंडारा करवाएंगे। शादियों का सीजन थोड़ा कम पड़ जाए, अभी सब शादियों में इधर उधर खा के आते ही हो, नहीं खा के आते? अरे तो ये काम तो क्या करो आसपास में जहां टेंट लगाओ, है? बस यूं तैयार रहा करो, जूते ऐसे पहन के जाया करो कि तेज गति से भाग सको। है ना? जब भी टेंट में घुसो दीवारें देख लिया करो कि नीचे किधर से है। उधर जाके खड़े होना अपने, और थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना, जहां डांस वांस हो रहा वहां डांस करना, ताकि लोगों को लगे यार घर का ही है, तभी इतना आराम से डांस कर रहा है। एक आधे अंकल और अंकल कैसे? ऐसे नहीं जिम के आते आप? फर्जी शादियों में नहीं जाते? दूर है तुम्हारी जिंदगी। हाँ तू गया कितनी में? लो सीखो इससे, है ना? गुरु ज्ञान देगा ये आपको थोड़ा बहुत। चल हाँ। अच्छा तुम्हें सुना नहीं? इतनी काम की बात भी नहीं थी। सर हमें सुना ही नहीं। चलो ठीक है। आगे लिखो। ठीक है तुम्हारी तबीयत ठीक है? या टेबलेट वगैरह मंगवा के दूं? चलो ठीक है लिखो। बुक बुक में पढ़ते हैं तब लिखा आता कि नारायणी देवी वर्मा अपने 6 महीने के बेटे के साथ जेल गए थे। 6 महीने के बेटे का नाम था दीनबंधु वर्मा। क्या नाम था? तब उन्हें लगता गया हे भगवान, 6 महीने के टाबर को भी जेल भेज दिया। भाई माँ अपने 6 महीने के बेटे को लेके जेल गई बाद में, मतलब ये भी नहीं देखा कि यार छोटा बच्चा है गोद के अंदर, कम से कम इसको तो नहीं, इस महिला को तो जेल नहीं भेजे, उनको भी भेज दिया। फिर मुझे कई बार लगता है कि आरपीसी बेचारी भली संस्था है। आरपीसी ने कम से कम ये क्वेश्चन तो आज दिन तक नहीं पूछा कि जेल जाने वाला सबसे छोटा स्वतंत्रता सेनानी कौन था, है ना? वरना याद करना पड़ता कि 6 महीने के कौन गए थे? दीनबंधु वर्मा अपने कौन सी मम्मी के साथ? नारायण देवी। पर फिर मेरा एक दिन दिमाग क्यों कुछ नहीं किया, यार 1942 में चल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, और नारायण देवी वर्मा जेल जा रहे हैं, और बेटा कितने महीने का है? वर्मा जी पंछेड़ा कई साल से गा रहे हैं, टाबर अभी तक 6 महीने का। ये कैसे पॉसिबल है? फिर चेक किया थोड़ा बहुत इधर उधर, चेक किया तो पता चला कि वर्मा जी के पहले 5 बेटियां हुई। पहले 5? अच्छा मगर तो फिर नॉर्मल सी चीज है। गांव में लगातार बेटियां 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 होने लगती थी, बेटे की चाह गांव में आज दिन तक बनी हुई है।
तो बेटे की चाह के अंदर वर्मा जी की भी 5 बेटियां होगी, 6 नंबर पे जाके हुआ तो बुढ़ापे के में हुआ है। तो ठीक है भाई, ये बात तो समझ में आती। पर फिर लगता है कि यार ये तो एक साधारण आदमी सोचता है कि यार बेटियां नहीं, बेटा तो होना ही चाहिए, इसलिए गांव में 5 क्यों 7 8 भी हो जाती है, बाद में जाके बेटा होता है, 7 8 बेटियों के बाद बेटा होता है। पर वर्मा जी तो नेता थे, वर्मा जी तो समाज को सुधार रहे थे, वर्मा जी तो राजनीतिक चेतना का संचार कर रहे थे। बाबूजी बैंगन खावे लोगन परहेज बता, फिर भाई किस बात का समाज सुधारक को क्यों पढ़ा जाना चाहिए आप? यदि आप भी समाज के उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाए, समाज की टेबू को, रूढ़ियों को, बेड़ियों को, मान्यताओं को नहीं तोड़ पाए, तो किस बात के राजनेता हो? हम कहते हैं नेता को देख के लोग सीखते हैं, फिर क्या सीखे वर्मा जी को देख के? है कि संघर्ष अंतिम और तो वर्मा जी से क्या सीखने वाली बात? मैं ये गांव के अंदर तो भाई देखने को मिल जाता है, आसपास में मिल जाता है भाई, कोई अंकल के, पड़ोसियों के, उनके ही है कि भाई खूब सारी बेटी होती है। अच्छा, गांव में और जोरदार मामला होता है। फिल्टर लगा इस, तुझे कैसे भी लगता है कि तेरा पढ़ाई का उद्देश्य भी है? तू यूं कैमरा लेके बैठा रहता होगा कि आदमी थोड़ी देर में फॉर्म में तो आ ही जाएगा, फिर मैं कैमरा निकाल लूंगा। ठीक आदमी है यार तुम, पूरा उद्देश्य ये है, पढ़ाई का कोई उद्देश्य नहीं है। तो एक काम कर यार, तू ये लाख 1 रुपए सीधे मुझे दे, मैं दिन तेरे रूम पे आके कहानियां सुनाता हूँ। डायरेक्ट बना यार, ये तू कोचिंग को देता रुपए, कहानियां सुनता है मेरी, ये गलत बात है भाई। तो गांव के अंदर क्या अभी तक भी ऐसी लगातार होती है ना बेटियां, तो गांव वालों ने बड़ा जोरदार इलाज निकाल रखा है। या तो क्या करते हैं कि लड़कियां 2 3 हो गई तो बाद में किसी एक लड़की का नाम लड़के पे रख देते हैं, लड़कियों का नाम रखते हैं सुरेश, महेश, क्योंकि लड़के के नाम पे रख दो, बहन का नाम लड़के के नाम पे रख दिया, मतलब तू भाई ला अब अगली बार। या गांव के अंदर इधर गंगानगर साइड में तो लड़कियों का नाम रखते हैं बस करो, बस करो, है ना, रखते हैं दापी, दापगे, अब भाई आना चाहिए। लड़की का नाम रखते हैं आ चुकी, आ चुकी, भैंस इतनी घनी है अब और हमें चाहिए। वर्मा जी के ऐसे ही है भाई। तो वर्मा जी की पत्नी का नाम क्या था? एक नाम और है देखो इसमें, मास्टर आदित्येंद्र। क्या नाम है? लिखना कुछ नहीं, सुन लो एक बात, आगे आपके काम आएगी। 1952 में देश में पहले चुनाव हुए थे। देश में पहले चुनाव कब हुए? 1952। 1952 से लेके 1977 तक, 52 से लेके 77, केंद्र की सरकार कांग्रेस की थी और राजस्थान की सरकार भी कांग्रेस की थी। केंद्र में भी सरकारें किसकी थी? कांग्रेस, और राजस्थान में भी किसकी थी? कांग्रेस। कब से कब तक? 52 से 77 में पहली बार केंद्र में सरकार, चेंजवीर सरकार आई, जनता पार्टी। किसकी आई? और प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। कौन बने? तो कोई पूछे कि पहले नॉन कांग्रेस सीएम कौन थे, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन, पीएम कौन थे? तो मोरारजी देसाई। और कौन सी पार्टी की सरकार थी वो? जनता पार्टी। और कब की बात है वो? 77। सेम अपने वो अपने आप भी कांग्रेस सारी, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई। जनता पार्टी गवर्नमेंट आई तो कहा भाई अब सीएम कौन बना जाए राजस्थान का? तो सीएम के 2 दावेदार थे अपने, भैरों सिंह शेखावत और मास्टर आदित्येंद्र। कौन कौन थे? जैसे आज है, आज भी तो अपने 2 आदमी करेंगे सीएम बनाओ, उस समय भी 2 आदमी करेंगे सीएम बनाओ। कौन कौन? भैरों सिंह शेखावत और मास्टर। तो पार्टी ने कहा कि भाई चलो वोटिंग करवा लेते हैं, जितने एमएलए इनमें वोटिंग करवा लो, जितने एमएलए जिसकी तरफ आ जाएंगे, ज्यादा एमएलए जिसकी तरफ होंगे उसको क्या बना देंगे? सीएम। वोटिंग करवाई, वोटिंग में जीत गए भैरों सिंह शेखावत, इसलिए भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के पहले नॉन कांग्रेस सीएम बने। तो राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कोई थे तो वो कौन थे? भैरों सिंह शेखावत। कौन सी पार्टी से? जनता पार्टी। कब? भैरों सिंह जी को बताता है मास्टर आदित्येंद्र है तो अपनी पार्टी के, ठीक है, अपने पार्टी पार्टी में चुनाव है, इसके अंदर ही हार गए। तो भैरव सिंह जी ने जैसे ही उधर से चुनाव की घोषणा हुई कि साहब भैरव सिंह जी जीत गए, मास्टर आदित्येंद्र आ रहे हैं, सबसे पहले जाके मास्टर आदित्येंद्र के चरण स्पर्श किए, गुरुदेव आशीर्वाद, आप मेरे वित्त मंत्री हो। अब क्या हो, ताकि आदमी को बुरा, ये भी हमेशा तरीका होता है, आप जिसको हराओ उससे हमेशा अच्छा बर्ताव करो, आप जिसको भी हराते हो उससे हमेशा, उससे कभी भी बुरा बर्ताव। 2 चीजें हैं, एक आप किसी को हराते हो, एक आप किसी को जीत लेते हो। एक किसी को हराते हो, एक किसी को, ये दूसरे वाला जीतना है। जब अगले के मन में अगले के मन में आपके प्रति किसी भी प्रकार की कड़वाहट नहीं, होना था वो हो गया, चुनाव एक तरीका है, चुनाव हो गया, चुनाव हो गया, अब ठीक है, अब अपने बीच किसी भी प्रकार की कड़वाहट, नफरत नहीं।
अब अपने भाई भाई है, मिलके काम करेंगे, एकदम साथ में काम करेंगे। तो मास्टर आदित्य अंदर तब बाल बाल सीएम बनने से रह गए, है ना। तो कोई पूछे कि ऐसे कौन थे जो बाल बाल सीएम बनने से रहे, वो कौन थे मास्टर, याद रहेगी। तो आप पॉलिटी पढ़ोगे ना, तो पॉलिटी में लिखोगे राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी सीएम भैरव सिंह शेखावत थे, जो 77 में जनता पार्टी से बने थे। तब आप कहना, अरे थोड़ा सा रह गया था, वरना कौन बन जाते उस टाइम, याद रहेगा। ये तो देखो अपने कल प्रजामंडल, परसों लग गए थे प्रजामंडल पढ़ने, है ना। इतने प्रजामंडल पढ़ लिए, सबके अंदर दो दो तीन तीन संस्थापक और लिखवा दी। आपके जीव में भी आता होगा कि सर आप तो रट्टे मार मार के आ गए, हमारा जीव कैसे याद करेगा, क्यों छाती भी मूंग दल रहे हो सर। लगता होगा आपको सर इतने नाम याद कैसे करेंगे, लग रहा है। तो चलो मैं एक बात बताता हूँ, आपको किसी भी प्रजामंडल के संस्थापक का नाम याद नहीं करना, एक ही नाम याद करना है, त्रिलोक चंद माथुर। किसका याद करना है। आप पुराने पेपर उठा के देखिए, आज दिन तक कोई प्रजामंडल का संस्थापक पूछा है तो एकमात्र कौन है, त्रिलोक चंद माथुर ने। कौन सा प्रजामंडल बनाया, करौली। करौली प्रजामंडल किसने बनाया, त्रिलोक चंद माथुर। त्रिलोक चंद माथुर कौन से प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, करौली। करौली प्रजामंडल से कौन जुड़ा हुआ था, त्रिलोक चंद माथुर। त्रिलोक चंद्र माथुर इनमें से कौन से प्रजामंडल से संबंधित थे, करौली। करौली प्रजामंडल से कौन संबंधित थे, त्रिलोक चंद। मुझे पक्का पक्का यकीन है कि माथुर साहब का कोई ना कोई रिश्तेदार पेपर बनाता है, वरना यार बाकी नाम फूट रहे नहीं क्या। चिरंजी, देखो कितना नाम फूट रहा है, चिरंजी। हाँ, पूछ ले यार, चिरंजी लाल शर्मा किसे जुड़े हुए थे, पर आज दिन तक पूछा, आज दिन तक क्वेश्चन किसका है, त्रिलोक चंद माथुर। स्टार लगा लो और आगे बताना मत किसी को, पेपर लीक है, चुप, पता चल जाएगा सरकार को। अरे स्टार लगा, लगा लिया, ठीक है। तो त्रिलोकचंद माथुर याद रखना। त्रिलोकचंद माथुर तो हमेशा याद रहना रखना कि मतलब आप जब यूं मर रहे हो, 100 साल के हो जाओ, चारपाई पे पड़े हो, सांस नहीं निकल रही है आपकी, आपके यूं पोतों की बिननियां पास में खड़ी खड़ी कहेगी कि आप मर जाओ आराम से। आप मरोगे तो आपके पीछे गैरस कर लेंगे, क्या कर लेंगे। गांव के अंदर क्या है, डोकरों की सांस नहीं निकलती तो बिननियां यूं कहती है, आराम से जाओ, आपके पीछे क्या करेंगे, तो 11 के व्रत रख लेंगे। तो आपके पोतों की बिरनिया ऐसे कह रही होगी कि आप मरोगे तो आपके पीछे हम 11 कर लेंगे। तब भी कोई आपको आगे पूछे कि त्रिलोक चंद माथुर आपको करौली तब तो देखो इसका मतलब ही है कि, वरना तो कोई मतलब है, याद रह जाएगा आपके। तो त्रिलोक चंद माथुर कौन से प्रजामंडल के थे, करौली प्रजामंडल। ये नाम तो लाइफ टाइम याद रखना है आपको, है ना, हमेशा याद रखना। चिरंजी लाल जी का नाम 2-3 दिन याद रख ले, दो 2 दिन, अगली 2 क्लास के अंदर चिरंजी लाल जी को वापस पूछूंगा, तब मैं आपसे पूछूंगा कि चिरंजी लाल जी कहाँ आए थे, आप बता दोगे, पक्का पक्का याद रहेगा। अच्छा और ध्यान रखना, जयपुर वाले चिरंजी लाल मिश्र, ये चिरंजी लाल, तीसरे एक बंदे हो रहे, क्या नाम है, इन कुंवर मदन सिंह ने करौली में 1927 में किसान आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था, कब चलाया, लिख लो इनके आगे।